दोस्तों, आज हमारे पास हैं सुनील सलगिया जी, धनंजय कुमार जी और डॉक्टर पूनम देवदत्त जी। मैं थोड़ा इन लोगों का परिचय आप लोगों से दे तो इन लोगों से बातचीत करके आप लोगों को और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सुनील सलगिया जी जो हैं वो टीवी और फिल्म राइटर हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और राइटर एसोसिएशन जो है उसके ये जनरल सेक्रेटरी हैं। धनंजय जी जो हैं वो भी फिल्म और टीवी राइटर हैं और जो राइटर एसोसिएशन है उसके ट्रेजरर हैं। और डॉक्टर पूनम देवदत्त ये एक फेमस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और काउंसलिंग के क्षेत्र में और मनोचिकित्सा के क्षेत्र में इनका बहुत नाम है। और आजकल ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये मतलब वहां पर एक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जी। हाँ, तो आज हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं उसके पीछे एक मकसद है। मकसद ये है कि हम लोग जो ग्लैमर से बाहर रहते हैं, बाहर की दुनिया से जो देखते हैं बॉम्बे शहर को, और सुनते भी हैं कि बंबई माया नगरी है, और युवा लोग जो जनरली हैं वो आकर्षित होकर के बॉम्बे जाने के बारे में सोचते हैं। और मैं भी बॉम्बे में, मैंने चूंकि वहां पढ़ाई भी की है और मैंने देखा है कि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहां पर गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी भी आराम से एडजस्ट कर जाता है। वहां पर फिल्मी दुनिया होने के नाते, फिल्म सिटी होने के नाते और ग्लैमर की वजह से उसकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि दूर दराज से गया हुआ इंसान, दूर दराज से गया हुआ युवक युवती वहां पर बड़ी बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। ये कहने की बातें हैं कि वहां पर परिवारवाद या वंशवाद जैसी कोई चीज चलती रहती है, लेकिन ये है कि मैं देखने में तो ये आया है कि बाहर के लोग भी वहां पर सफल हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि टैलेंट वहां पर अल्टीमेटली बोलता है। लेकिन इसका एक पहलू भी है, मैंने जो देखा है और लोग जो महसूस करते हैं वो ये है कि ग्लैमर के पीछे कहीं न कहीं कोई अंधेरी दुनिया भी छिपी हुई है, अंधेरा कोना है। अगर हम देखें तो मानसिक रूप से अवसादग्रस्त हो जाना और आत्महत्या कर लेना, इसकी भी एक लंबी हिस्ट्री रही है 1964 से लेकर के। और ये लेटेस्ट अभी जो सुशांत सिंह का मसला आया है, 1964 में गुरुदत्त ने भी आत्महत्या कर ली थी, जबकि गुरुदत्त उस समय अपने कैरियर के पीक पे थे। और यही हाल लगभग सुशांत सिंह का रहा है। उनका कैरियर बिल्ड हो रहा था, बहुत अच्छी तरीके से बिल्ड हो रहा था, उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। और भी कई नाम हैं, लेकिन मैं उन पे डिटेल में जाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं। लेकिन यह है कि ये क्या इसकी वजह हो सकती है कि आदमी सफल होने के बावजूद ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं कि वो अवसादग्रस्त हो जाता है। इस पर हम पहले बातचीत करेंगे। पूनम जी तो टिप्पणी इस पर बात देंगी, पहले हम सुनील जी से थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है कि इंसान सफल होने के बाद आत्महत्या जैसी चीज करे, क्योंकि जनरली ये होता है कि असफल लोग जो हैं उनके बारे में हम सुनते हैं कि असफलता के कारण से, निराशा के कारण से कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। लेकिन सफल होने के बाद अब इस पर हम अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि कई सफल लोगों ने आत्महत्याएं
किया अलग अलग फील्ड में। क्योंकि सफलता के अपने अलग नए पहलू निकल के आ जाते हैं, जहां पर बने रहना, जहां पर उस कंपटीशन में आगे रहना, और सबसे बड़ी चीज ये कि दूसरों से बेहतर करने की जो एक कोशिश होती है, उसकी तरफ जब आदमी बढ़ने की कोशिश करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई निराशा जब होती है तो सफल लोगों के साथ में ये होता है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, क्योंकि इंसान जहां जब भी है तो इंसान के मन में विचार आते हैं, और विचार जब आते हैं तो विचारों से ही सारी प्रक्रिया शुरू होती है। केमिकल प्रोसेस है जो आपके दिमाग में चलता है, जिसके बारे में पूनम जी ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी। इसमें क्रिएटिव जो ब्रेन होता है, खास करके मैं चूंकि जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं मैं उसकी बात करूंगा कि क्रिएटिव ब्रेन जो होता है उसमें ये केमिकल्स शायद ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, खास करके जब वो क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ बढ़ता है। और उसमें आपका मतलब है कि जो ज्यादा संवेदनशील लोग होते हैं। बिल्कुल। और एक कलाकार के लिए तो संवेदना ही उसका सब कुछ है, क्योंकि अगर वो संवेदनशील नहीं रहेगा तो कलाकार भी नहीं रहेगा शायद। तो उसके लिए ये संवेदना बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब सवाल यह है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है आपको या पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है। यही आके गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि ये आप सफल हो या ना हो, अगर आपका वो बैलेंस गड़बड़ा जाता है तो फिर ऐसी कोई चीज हो जाती है जो ठीक नहीं होती है मेरे नजर में। और आत्महत्या तो मतलब कानूनन अपराध है, और मुझे लगता है नैतिक भी अपराध ही है। तो इसको मतलब हम बहुत ज्यादा सिंपैथाइज भी नहीं करना चाहिए आत्महत्या को, मुझे तो ऐसा लगता है। ठीक है, हमें ये सिंपैथी रखना चाहिए कि वो एक बीमारी हो सकती है मानसिक, जिसके कारण से कोई व्यक्ति ऐसी चीज कर लेता है, लेकिन सवाल यह है कि आत्महत्या वो ही करते हैं जो कमजोर होते हैं, और कहानियां उनकी बनती है जो मजबूत होते हैं। कहानियां हमेशा सफलता की होती, कहानियां हमेशा उन लोगों की होती जो लड़ के इस, क्योंकि समस्याएं तो आएंगी, खूब आएंगी, और उन समस्याओं से लड़ जाए, उन्हीं की कहानी होती, जाबाजों की कहानी होती मेरे नजर में। धनंजय जी, आप बताइए कि ये बिल्कुल आप सुनील जी ने बहुत अच्छी तो बात बताई कि सुसाइड को हम ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, उसे सिंपैथाइज कर सकते हैं, और ग्लोरीफाई करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि युवा पीढ़ी पर इसका एक गलत असर पड़ सकता है और पड़ता भी है। धनंजय जी, आप जरा बताइए कि जैसे मैं चूंकि लिखता पढ़ता रहता हूँ, मैं खुद भी राइटर हूँ, और फिल्मों को देखना और फिल्मों के बारे में जानना, उनकी समीक्षाएं करना भी मेरा एक शौक है। मैं जानना चाहता हूं कि जैसे पहले के समय में फिल्में जो बनती थी उसमें प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, और बीच में और फाइनेंसर का, और बीच में खबर आई कि एक दौर ऐसा भी आया जब अंडरवर्ल्ड का पैसा फिल्मों में खूब लगता था। अभी जो एक चर्चा का विषय जो चल रहा है कि फ्यू सॉर्ट ऑफ स्टार मैनेजमेंट, कोई ऐसा एक नाम जो मतलब एक ट्रेंड डेवलप हुआ है, जो अब पर्सनल सेक्रेटरी की बजाय स्टार मैनेजमेंट का कोई ये ट्रेंड नया शुरू हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, कास्टिंग से लेकर के और डेट वगैरह सारा फाइनल करने के से लेकर के, और शायद वो धीरे धीरे मजबूत भी होता जा रहा है। इस पर आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, और ये भी जानना चाहेंगे क्या इतनी मजबूत स्थिति में है कि ये फिल्म इंडस्ट्री को गवर्न कर सकता है? देखिए, सिनेमा जो है वो सही मायने में लोकतांत्रिक विधा है ना। सिनेमा में किसी के दादाजी जो है संपत्ति छोड़ गए तो वो भी उसी लायक हो जाएगा और वो भी स्टार बन जाएगा, ये नहीं संभव है। बाकी जगह तो संभव है, राजनीति में भी संभव हो गया है कि राजनीति में अगर मेरे दादाजी बड़े पद पे थे तो हम भी आ सकते हैं बड़े पद पे, लेकिन सिनेमा में ऐसा संभव नहीं है। मैं मानता हूं कि आज हमारे देश में जो तंत्र है, जो लोकतंत्र है, या और जो दूसरी लोकतंत्र के अंदर जो ढेर सारे तंत्र हैं, उन सारे तंत्रों में सिनेमा बेहतर तंत्र है, क्योंकि इसका सीधा संबंध जो है जनता से है। जनता उसको पसंद करती है, उसकी प्रतिभा को पहचानती है, अप्रिसिएट करती है, तो वो आगे आएगा
और नहीं अगर अप्रिशिएट करती है तो कोई भी हो, कोई बैटिंग नहीं कर सकता, कोई बैक ड्राइविंग करके नहीं चला सकता सिनेमा में किसी को। तो इस मामले में मैं मानता हूं कि बाकी जगहों से ये बेहतर जगह है। अब आपने जो कहा कि क्या अभी जो नया एजेंसी वाला जो डेवलप हो गया है, देखिए हर समय के अनुसार कुछ परिवर्तन हर जगह आते हैं, सिनेमा में भी आया है। जैसे आपने ही कहा कि अंडरवर्ल्ड आ गया बीच में, अब ये कारपोरेट कंपनियां हैं, और कारपोरेट कंपनियों का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम है जो कागजी सिस्टम है, जो कागज पे बहुत मजबूत होता है सिस्टम, जो भावनाओं पे नियंत्रण करता है। और सिनेमा बेसिकली भावनाओं का खेल है। जैसा कि सुनील जी ने कहा कि संवेदनशील लोग यहाँ ज्यादा है, तो संवेदनशीलता मेरे ख्याल से कोई बुरी चीज नहीं है। संवेदनशीलता तो बड़ी अच्छी चीज है, गुण है वो, कि एक मनुष्य जो है संवेदनशील प्राणी है। इस पे पूनम जी ज्यादा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि भावनाओं के खेल में, सिनेमा चूंकि भावनाओं का खेल है, और जो व्यक्ति भावनाओं को से खेलना नहीं जानता है, जो भावनाओं का कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो हताशा की तरफ चला जाता है या कुंठा की तरफ चला जाता है, या आखिरी परिणति जो है उसकी वो आत्महत्या है। सुनील जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि आत्महत्या का ग्लोरीफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आत्महत्या मतलब खुद को मार लेना सबसे खतरनाक बात है। दूसरों को मारना भी खतरनाक है, लेकिन अपने आप को मार लेना तो बहुत खतरनाक है। तो किसी को भी ये नहीं कहा जा सकता कि उसने आत्महत्या कर ली तो बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन आत्महत्या करने के पीछे जो वजहें हैं, वो अगर कहे कि जिसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि सिस्टम इस तरह का सिनेमा में डेवलप हो गया है, जो कमजोर आदमी को या जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको सस्टेन नहीं करने दे रहा, उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, मैं उसका समर्थक नहीं हूं, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि कोई भी तंत्र सिनेमा में इतना मजबूत नहीं हो सकता है जो पूरी इंडस्ट्री को कंट्रोल कर सके। तो आपकी लड़ाई, आपको जद्दोजहद, आपको आगे बढ़ने की जो आपकी क्षमता है, वो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। और सुनील जी ने सही कहा कि जो कमजोर व्यक्ति है वो सिनेमा में नहीं टिकेगा, और सिनेमा जाबाजों की कहानी कहता है, जो ताकतवर है उनकी कहानी कहता है। वो सिनेमा ताकतवर की कहानी इसलिए कहता है कि जो ताकतवर है वही संवेदना को ठीक से समझ पाएंगे, वही भावनाओं को ठीक से समझ पाएंगे। चलिए इस पर तो हम लोग अभी सेकंड राउंड में बात करते हैं। पूनम जी, एक सवाल है इस पर कि जो अवसाद या मान लीजिए डिप्रेशन है, ये संवेदनशील लोगों को ही ज्यादा होता है कि ये किसी को भी हो सकता है? अगर क्लिनिकली मैं जानना चाहूं तो। जी डॉक्टर तिवारी, रियलिटी ये है कि डिप्रेशन एक किस्म की बीमारी है जो कि किसी को भी हो सकती है। तो डिप्रेशन या कोई भी मेंटल इलनेस जो है वो सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, रिच, पुअर, ये चीज नहीं देखती है। हाँ, ये फैक्टर है, एक हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है मेंटल इलनेस में, कि अगर फैमिली हिस्ट्री में है कि किसी को था तो द क्लोज फैमिली मेंबर्स हैव अ बिगर चांस ऑफ गेटिंग इट, तो एक जेनेटिक फैक्टर भी ऑपरेट करता है। लेकिन डिप्रेशन के दो तरह के मुख्य कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि किसी के साथ बहुत एक ट्रैजिक घटना हो गई, ट्रॉमेटिक घटना हो गई, कुछ बहुत बड़ा लॉस हो गया, और उस घटना की वजह से वो व्यक्ति उसको ठीक से हैंडल ना कर पाए और वो डिप्रेशन में चला जाए। और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं एंडोजीनस डिप्रेशन। एंडोजीनस डिप्रेशन मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्सटर्नल कॉज, आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं है, लेकिन फिर भी बाहर से सब कुछ अच्छा होते हुए भी किसी व्यक्ति को अचानक ये डिप्रेशन हो जाता है। तो दोनों ही बातें हो सकती है। तीसरा फैक्टर यहाँ पे ये है कि कोई भी ह्यूमन बिहेवियर की जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन बिहेवियर आर इन आइसोलेशन, देयर इज ऑलवेज अ सोशल और एनवायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट टू इट। तो जैसे कोई भी सक्सेसफुल है या कोई सक्सेसफुल नहीं है, तो वहां पर हम ये केवल नहीं कह सकते कि 100% वो व्यक्ति का ही क्रेडिट या फॉल्ट है। उसमें व्यक्ति का तो रोल होता ही है हमारे सक्सेस या नॉन सक्सेस में, लेकिन बहुत हद तक हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम, फैमिली सिस्टम, ये सारी चीजें भी ऑपरेट करती हैं। तो जहां तक कि सुसाइड का है, ये मानी हुई बात है, क्लिनिकली देखी गई बात है कि जब मॉडरेट टू सीवियर डिप्रेशन में इंसान जाता है तो उनको पहले तो नेगेटिव थॉट्स आना शुरू होते हैं
माइल्ड डिप्रेशन में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। फिर अगर डिप्रेशन बढ़ा और गहरा हुआ तो फिर ये थॉट्स आने लगते हैं कि सब लाइफ बेकार है, क्या फायदा, जीने से क्या फायदा, इस तरह की बातें इंसान करने लगता है। उसको लगने लगता है कि जीवन व्यर्थ है। और भी थोड़ा नेक्स्ट स्टेज पे जब जाते हैं और थोड़ा सिवियर होता है, देन द पर्सन मे ट्राई टू एक्चुअली हार्म हिमसेल्फ एंड अटेम्प्ट सुसाइड। बहुत बार ऐसा होता है कि हल्के फुल्के अटेम्प्ट किए, किसी ने 2 पत्ते स्लीपिंग पिल्स खा ली, किसी ने फिनाइल पी लिया, इंसेक्टिसाइड पी लिया, तो कभी लोग अपना रिस्ट काट लेते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं और उसी में कोई कोई लोग बहुत एक सीरियस अटेम्प्ट भी कर लेते हैं, जो कि जिसका अल्टीमेट नतीजा सुसाइड में होता है। अब यहाँ पर एक तो इंसान के अंदर की स्थिति है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं। दूसरा हमें ये भी देखना है, इसमें ये भी फैक्टर ऑपरेट करता है कि उसके इर्द गिर्द सोशल सिचुएशन क्या है। अगर मान लीजिए डिप्रेशन में इंसान है लेकिन फैमिली सिस्टम सपोर्टिव है, आसपास ऐसे लोग हैं जो उसका दिन भर ख्याल रख रहे हैं, उसको सहारा दे रहे हैं, तो हो सकता है वो इससे जल्दी निकल आए या उसको एक सपोर्ट मिल जाता है, वो शायद कोई गलत कदम ना उठाए या उसको बचा लिया जाए। लेकिन वहीं पे अगर सोशल सिचुएशन उस व्यक्ति की ऐसी है कि वो अकेला पड़ गया, डिप्रेशन में भी है और फैमिली का कोई ऐसा नहीं है आसपास या कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो उसकी केयर कर सके, तो देन द आउटकम मे बी इवन वर्स, कि वो फिर अपनी, क्योंकि देखिए डिप्रेशन क्या है, दिक्कत की एक ऐसी बीमारी है जो दिखती नहीं है। तो बाहर से आप किसी डिप्रेस्ड इंसान से मिलेंगे, बहुत एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होगा कि वो पहचान पाए कि हाँ ये व्यक्ति डिप्रेस्ड है। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में आपको पता भी नहीं चलेगा कि अंदर अंदर इस व्यक्ति को क्या परेशानी हो रही है। तो इसलिए बहुत बार फैमिली मेंबर्स भी समझ नहीं पाते कि दिस पर्सन रियली नीड्स हेल्प, क्योंकि किसी को बीमारी होती है, कोई घाव है तो दिख रहा है, उसको कोई और बीमारी है वो दिख रही है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो अंदर अंदर से इंसान को परेशान करती है, बाहर बहुत आसानी से नजर नहीं आती है। तो इसलिए उस व्यक्ति को अक्सर वो अकेला पड़ जाता है, क्योंकि डिप्रेशन का एक सिम्टम और है कि इस कंडीशन में द पर्सन टेंड्स टू विड्रॉ फ्रॉम सोशल लाइफ। फैमिली मेंबर्स भी हैं, उनके साथ उसको बैठ के बात करना नहीं अच्छा लगता, काम में मन नहीं लगता, लोगों से मिलने जुलने का मन नहीं होता, तो वो अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। जब आइसोलेट कर लेता है तो बहुत बार लोग नहीं समझ पाते, कोई उसका दूसरा इंटरप्रिटेशन लगा सकता है कि हाँ भाई बहुत बिजी होगा या नहीं बात करना चाहता, तो हम भी क्यों करें, यू नो देयर कैन बी सो मेनी डिफरेंट रिएक्शंस, बट पीपल डोंट रियलाइज दैट जो वो जितना आइसोलेट हो रहा है दैट्स वो उतना ही उसको हेल्प की जरूरत है। तो हमें जरूरत इस बात की है कि डिप्रेशन जैसी बीमारी को हम समझें और हम जागरूक रहें कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हो रहे हैं, और सबसे बड़ा उसमें सिम्टम देखिए किसी भी मेंटल इलनेस के लिए क्या है कि परिवार वालों के लिए या फ्रेंड्स के लिए, कि किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर में जब कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस आने लगे, जैसे जो अभी तक व्यक्ति मिलनसार था वो एकदम से विड्रॉ कर गया, अभी तक जो एक्टिव था वो खोया खोया सा रहने लगा, उसका काम में मन नहीं लग रहा है, काम से अवॉइड करने लगा, तो ये जो significant changes in behavior are always indicative of some problem somewhere and we need to take them as warning signs। ये एक खतरे की घंटी है कि इस इंसान को कुछ मदद की जरूरत है। तो अगर इतना थोड़ा सा हम सेंसिटिव हो जाएं तो शायद बहुत से इस तरह के केस बचाए जा सकते हैं। जी सुनील जी, ये बताइए कि जैसे मैं तो अभी फिल्मी दुनिया से बाहर हूँ, आप तो बहुत अंदर हैं, बहुत सारी चीजों को देख रहे हैं और आप चूंकि लिखते भी हैं तो आपका तो बहुत क्लोज रिलेशन मतलब इंटरेक्शन होता रहता है। ये जो कलाकार होते हैं, एक तो ये वैसे भी समाज से कट जाते हैं जब ये फेमस होने लगते हैं, और अगर मान लीजिए कि फैमिली साथ नहीं रह रही है किसी भी कलाकार की, तो क्या ये स्वाभाविक नहीं हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में जाने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा हो सकता है
कि कभी कभी देखिए, जैसा मैंने कहा, डिप्रेशन दो तरह से होता है। या तो हमारी सिचुएशन इतनी ज्यादा नेगेटिव हो और हम बहुत लंबे समय तक बहुत ही सिवियर ट्रॉमा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, या मतलब हमारी जो लाइफ स्थिति है वो बहुत ज्यादा टफ हो जाए, तो हमारी परिस्थिति इतनी चैलेंजिंग हो जाए कि इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। तो जहां भी अगर कोई हम फैमिली या फ्रेंड्स में देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस आ रही हैं, तो जाहिर बात है हमें उस व्यक्ति के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा और हमें इस बात के लिए जागरूक रहना पड़ेगा कि ये व्यक्ति इतनी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, तो शायद इसको एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, इसको एक सोशल सपोर्ट की जरूरत है। ये बात आपने ठीक कही, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर जो फिल्मी दुनिया की बात करें, सुनील जी आप बताइएगा कि एक उभरता हुआ कलाकार या टॉप पे पहुंचा हुआ कलाकार एक तो समाज से दूर हो जाता है, उस तरह से वो, जैसे हम लोग घूमते हैं, बाजार में चले जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा लेते हैं, दोस्तों से मिलते रहते हैं, और अगर फैमिली नहीं है इस स्थिति में साथ में, तब तो उसके बाहर का अकेलापन उसके अंदर के अकेलेपन को जागृत कर सकता है। सुनील जी, ये एक बड़ी आयरनी है। कलाकार जो होता है वो चाहता है कि उसके आसपास हजारों लोग हों, हजारों लोग उसको तालियां बजाएं। वो उसकी चाहत क्या होती है? एक कलाकार जो है वो अप्रिसिएशन चाहता है। इसका मतलब वो चाहता है कि उसको लोग देखें, खूब सारे लोग देखें, खूब सारे लोग उसे चाहें। ये हर कलाकार चाहता है। जब उसे वो मिलने लगता है, एक्चुअली उसके पास चाहने वाले, भीड़ उसके पास बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो अकेला होते जाता है। ये बड़ी आयरनी है। वो अकेला इसलिए होते जाता है क्योंकि उसके असली दोस्त जो है वो उससे दूर होने लगते हैं, उसके असली चाहने वाले उससे दूर होने लगते हैं। उसके बाद कौन रहता है? एक भीड़ होती है जो उसके काम को चाहती है, उसे नहीं चाहती है, उसके काम को चाहती है या उसकी पर्सनालिटी को चाहती है। उसके बाद एक भीड़ होती है उसके आसपास जो उससे काम चाहती है ना? यानी आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स जो हैं वो रहते हैं, आपके असली दोस्त बहुत कम रह जाते हैं, और वो धीरे धीरे कई बार खुद ही काट देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि ये पुराने बैगेज है, ये उसे ये नए में बहुत मजा आने लगता है, और ऐसे में कई बार वो गलतियां करता है। ये एक समस्या होती है। दूसरी समस्या ये हो जाती है कि आप जब सक्सेसफुल होने लगते हैं तो आपको आपके क्रिटिक्स पसंद नहीं होते, आपकी कमियां बताने वाले लोग आपको पसंद नहीं होते, वो आप छांटने लग जाते हैं धीरे धीरे। आपके सच्चे दोस्त दूर हो जाते हैं उस चक्कर में आपसे। तो क्या होता है? आपके पास चमचे, आपके पास में वो तंत्र रह जाता है जो सिर्फ आपको, आपकी शोहरत को चाह रहा है। इस वक्त आपकी शोहरत का मतलब है उनसे, अदरवाइज उनको आपसे कोई मतलब नहीं। आप जहां गिरे वो सब निकल जाएंगे। एक और समस्या आती है कि जैसे जैसे शोहरत आती है आपके पास में वो सब आ जाता है जो पहले नहीं था। अचानक शोहरत के कारण से वो भीड़, वो ऑटोग्राफ्स, वो फोटोग्राफ्स, वो इंटरव्यूज, उसके बाद में फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, उसके बाद में फिर वो रेड कार्पेट्स, है ना, इनॉग्रेशंस, और वो फिर आपके पास में ग्लैमर पार्टीज, उसके बाद में ड्रिंक्स, ड्रग्स, गर्ल्स, मतलब सब कुछ शुरू हो जाता है। मतलब है ना, आप एक एक्टर के लिए, मतलब वो चाहे मेल या फीमेल है, दोनों के साथ में वही स्थिति होती है कि अचानक आपको बहुत कुछ मिलने लगता है जो पहले नहीं होता है। आप उसमें बह जाते हैं। अगर आप उसमें अपने आप को कंट्रोल कर गए और समझ गए कि ये सब चीजें जो है मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं अपने करियर को और कैसे निखारूं, वो तो समझ जाएगा। लेकिन जहां इसमें आप बह गए, तो अब इसमें फिर कई बार ये होता है कि आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल गेटिंग इनटू ड्रग्स, getting into affairs, and affairs go wrong, and then they get into depression. They think that they are going to make it very big. Your ambitions become very big, और वो ambitions जब fulfill होती हैं तो suddenly depression में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें रिलेटिव हैं। तो आदमी को अपना बैलेंस शुरू से, और इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपकी अपब्रिंगिंग का, आपका बेस, आपकी फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है। जैसे अभी पूनम जी ने कहा कि कुछ चीजें जेनेटिक भी होती है, तो वो हो सकती है कि कुछ चीजें जेनेटिक हो, कुछ चीजें आपकी अपब्रिंगिंग की होती है, जो आप पीछे से अपना पास्ट बैगेज लेके आए हैं, वो सारी चीजें होती है। लेकिन आदमी जो बैलेंस कर ले वो डेफिनेटली, मतलब अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, कोई भी आर्टिस्ट की लाइफ में आएंगे,
तो ये मतलब इन चीजों से डरना ही तो नहीं होता ना, वही तो इंसान है जो इन सबसे लड़ ले। तो ये होता ही है, निश्चित रूप से होता है उन लोगों के लिए कि जो सक्सेस के बाद अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने सच्चे दोस्तों को खुद ही खोते हैं। ये मेरा मानना है। अब धनंजय जी आप बताइए, जैसे राइटर्स लोग भी जो होते हैं वो भी तो कई बार बहुत ग्लैमरस लाइफ जीने लगते हैं। जैसे एक जमाने में सलीम जावेद की जोड़ी थी, वो मतलब वो भी सुपरस्टार थे अपने जमाने के। राइटर्स तो आपस में मिलते रहते होंगे, बातचीत करते रहते होंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस थोड़े कम रहते होंगे, क्योंकि राइटर्स का बिना इंटरेक्शन के तो काम होने वाला नहीं है। मान लीजिए आपने कोई है कि नहीं, आप कॉफी हाउस में बैठते हैं, आप चाय में बैठते हैं, तो वहां पर आपकी बातचीत चलती रहती है। आप लोग इतने अनसोशल भी नहीं रह पाते हैं, मतलब राइटर्स नहीं रह पाते हैं। तो धनंजय जी आप बताइए कि कभी आपके दिमाग में, मतलब कभी इस तरह से आप कोई खबर आपके पास आई है कि लेखक जो है वो भी डिप्रेशन में चला गया, मतलब फिल्मी दुनिया का लेखक? वैसे तो मैकोवस्की से लेकर गौरव पांडे तक बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, वो तो बात की बात है, लेकिन ये है कि फिल्मी दुनिया में क्या ऐसा कभी हुआ है? ऐसा बहुत बार हुआ है जब लेखक भी डिप्रेशन में चले जाते हैं, और लेखक तो बहुत कम लेखक होते हैं जो स्टार बन पाते हैं। और सफलता जो है वो हर किसी के पास है, चाहे लेखक हो या स्टार हो या प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, सफलता तो सबके पास आती है। और सारी जो स्थितियां बताई हैं सुनील जी ने वो सबके पास आती है। अगर स्टार राइटर है तो वो भी अपने समाज से कटता है और नया समाज बनाता है, जहां उसको भी लगता है कि उसकी स्क्रिप्टों की तारीफ करें लोग, हाथों हाथ उसकी स्क्रिप्ट ले, उसकी फिल्में सुपरहिट हो जाएं, उसकी फिल्में खूब चले, और जब नहीं चलती है तो वो भी डिप्रेशन में जाता है। वैसे ही एक राइटर जब उसको सफलता नहीं मिलती है कई वजहों से, तो उसको वहां भी उसको डिप्रेशन होता है। और हमारे राइटर्स तो ज्यादातर वो हैं जो संघर्ष कर रहे लोग हैं, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाले, चूंकि पर्दे के पीछे वो होते हैं। एक स्टार की एक फिल्म हिट होती है हीरो की, उसके पास कई फिल्में आ जाती है, लेकिन एक राइटर बड़ी मुश्किल से हिट हो पाता है। उसकी कई, चूंकि जो सफलता होती है उसमें राइटर का नाम बहुत कम आता है, लिखता है वो बहुत कम दिखता है, जो लिखता है वो आप देखते होंगे पर्दे पे भी उनका नाम जो आता है या पब्लिसिटी में जो नाम आता है वो कई दफा नहीं भी होता है। अभी जैसे आप देखिए कि म्यूजिक कंपनी लोग जो गाने यूट्यूब पे या दूसरी जगहों पे डाल रहे हैं, वहाँ गीतकारों के नाम नहीं डाल रहे हैं। वो क्या वो हीरो के नाम नहीं डालते हैं? क्या वो बड़े डायरेक्टर के नाम नहीं डालते हैं? लेकिन जो राइटर है, क्या आप बताएं कि अगर इस साल 2020 में अगर 5 फिल्में चली हैं तो उन 5 फिल्मों के राइटर से नाम क्या है? कितने लोग बता पाएंगे? धनंजय जी, आई वांट टू इंटरप्ट यू हियर। हम कहते हैं आइए एक गीत सुनते हैं। गीत है तो किसी ने लिखा होगा भाई, उसका नाम तो होता ही नहीं होता है। आप संगीत नहीं सुन रहे, गीत सुन रहे हैं, तो उसमें संगीत भी है तो गीत तो है ही है, पहले किसी लिखा है तो उसका नाम तो होना चाहिए। तो ये जो ट्रेजेडी है वो राइटर के साथ ज्यादा है। राइटर को उसका क्रेडिट, उसका मेहनताना कम से कम मिलता है। लेकिन राइटर जो है, आपने आमतौर पर नहीं सुना होगा राइटर ने आत्महत्या कर ली, इसलिए कि राइटर जो है उन संघर्षों के बीच ही बड़ा हो रहा होता है। और राइटर बेसिकली वही है जो समाज को सही तरीके से समझ रहा हो। जो समाज को सही तरीके से नहीं समझेगा वो राइटर हो नहीं सकता है। और जो दूसरी बात एक बार बार हम देख रहे हैं, फेसबुक पे भी हम देख रहे हैं, एक मित्र हैं गौरव तिवारी, वो कह रहे हैं कि क्या आपको लग रहा है कि मैं आपकी बात से असहमत इसलिए हूं कि आप कह रहे हैं भाई भतीजावाद या नेपोटिज्म जो है फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में भी नेपोटिज्म है, जो आपके समाज में है कि एक आईएएस का बेटा आईएएस हो जाता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाता है, न्यायाधीश का बेटा न्यायाधीश हो जाता है, तो एक्टर का बेटा एक्टर क्यों नहीं हो सकता है? तो नेपोटिज्म यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो नेपोटिज्म इसलिए कमजोर पड़ जाता है कि लॉन्चिंग पैड तो उसको बाप दे सकता है, लेकिन जो हिट कराने की सिलसिला है वो पिता की वजह से नहीं मिलेगा, उसकी योग्यता की वजह से मिलेगा। समझ लीजिए कि अगर सनी देओल के भाई जो है बॉबी देओल उतने बड़े हिट नहीं हुए जितने बड़े हिट धर्मेंद्र थे। सलमान खान के भाई अरबाज खान उतने बड़े हिट नहीं हुए जितने सलमान खान है। आमिर खान के भाई उतने बड़े हिट नहीं हुए जितने आमिर खान है। सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त उतने बड़े हिट नहीं हुए जितने सुनील दत्त हुए, जितने लोकप्रिय सुनील दत्त हुए।
देवानंद के बेटे हिट नहीं हो पाए। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो नेपोटिज्म है, हम मानते हैं, लेकिन नेपोटिज्म का असर सिनेमा पे है बहुत ज्यादा, ऐसा हम नहीं मानते। और जो फ्रस्ट्रेशन की बात है वो सब जगह आती है, वो आपके समाज में भी है। ये एक व्यक्ति जो है, कोई बड़ा डॉक्टर जो है, वो अगर उसको सताया जाता है उसको हॉस्पिटल में या ब्यूरोक्रेसी द्वारा, तो उसके अंदर भी निराशा आती है, वो भी आत्महत्या कर देता है। हमने तो अभी देखा कि एक आईएएस ऑफिसर हरियाणा में, उसने इस्तीफा दे दिया, कलेक्टर ने इस्तीफा दे दिया, जम्मू कश्मीर में इस्तीफा दे दिया। तो जो आईएएस जैसे पोस्ट पे लोग हैं, जो बड़ी सफल पोस्ट पे हैं, वो इस्तीफा दे देते हैं, पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी कि हमें यहाँ घुटन हो रही है। तो ये स्थितियां हर जगह है। धनंजय जी, एक बात और है इसमें, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि लेखक के साथ एक प्लस पॉइंट भी होता है। प्लस पॉइंट ये होता है कि चाहे वो सफल अगर नहीं हो पा रहा है, तो एक तो जैसे आपने बताया कि वो तो संघर्ष करके ही आगे बढ़ता है। दूसरी बात है कि उसके पास परिवार से उतना सपोर्ट मिले न मिले, लेकिन उसके साथ उसकी किताबें होती हैं, उसकी लाइब्रेरी होती है, वो उसे बहुत सहारा देती है। जैसे मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताता हूं आपको कि जब मन बहुत दुखी होता है तो मैं अगर कोई किताब पढ़ने लगता हूं तो 10-15 मिनट बाद वो दुख जो है वो गायब हो जाता है, फिर मैं किताब में रम जाता हूं। सही तो ये, लेकिन कलाकारों के साथ ये एक समस्या है। कलाकार जो है वो एक दोहरा जीवन तो जीते हैं, एक वो व्यक्तिगत रूप में है पर जो पर्दे के पीछे हैं, और एक जो है वो एक रूप है जो पर्दे के ऊपर है। पर्दे के ऊपर जो उनका रूप होता है वो दूसरा चरित्र ओढ़ते हैं, दूसरा चरित्र जीते हैं और अलग अलग चरित्र जीते हैं। पर्दे के पीछे जो उनका चरित्र है वो एक बड़ा सिंपल सा हो सकता है, या सफलता मिल जाती है तो वो दूसरी आकांक्षाओं में डूब जाते हैं वो। लेकिन जो राइटर होता है वो अलग अलग चरित्रों को जीता है, लेकिन वापस वो लौट आता है। वो दो चरित्र नहीं होता है, वो एक ही चरित्र होता है, एक ही व्यक्ति रहता है, और व्यक्ति अलग अलग चरित्रों को जीता है अपनी समझ के अनुसार, अपनी कल्पनाशीलता के अनुसार, और वो उन चरित्रों से बाहर भी आ जाता है। और जैसा आपने कहा कि आप जब निराश होते हैं या अकेलापन महसूस होता है तो हम किताबों के बीच चले जाते हैं, क्योंकि राइटरों को पढ़ने की आदत है, और उन किताबों के बीच राइटर जो है फिर एक नई दुनिया तलाश लेता है। ये तो बिल्कुल सही है, जो कलाकारों के शायद नहीं हो पाता है। पूनम जी, एक बात बताइए कि मान लीजिए आदमी डिप्रेशन में जाने लगा और उसे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर चेंजेस हो रहे हैं, घर वालों को भी थोड़ा महसूस हो रहा है कि इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं, तो इलाज से क्या ये ठीक हो सकता है या इसके लिए काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है? लगता है आपका कनेक्शन टूट गया, हम लोग आप तब तक बात करते हैं। सुनील जी, आप बताइए। बिल्कुल सही बात धनंजय जी ने कही है कि नेपोटिज्म तो खैर हर जगह है, लेकिन अभी देखिए नेपोटिज्म और जो मुद्दा अभी हम, दो चीजें हैं, एक तो है नेपोटिज्म और एक होती है कि इंडस्ट्री का फंक्शनिंग किस तरह का हो गया। यहाँ फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो नेपोटिज्म हमेशा रहा है, वो रहेगा। उसका कारण आज का नहीं, अगर आप पुरानी सभ्यता देख लें तो राजा का बेटा राजा बनेगा, वो एक चले आ रहा है। अब वो हम भले फिल्मों में एक आध फिल्म कहती है कि राजा का बेटा नहीं अब काम कर दूसरा बनेगा, राजा का बेटा नहीं बनेगा, वो बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर व्यक्ति अपनी संतान को प्रमोट करना चाहता है, हर व्यक्ति अपनों को प्रमोट करना चाहता है, और वहीं से इंसान जब कबीलों में रहना शुरू किया तो एक समाज बनने लगा, और समाज भी वही होता है कि मेरे समाज के लोग, मेरे लोग, तो वो मेरापन जो है वो तो इंसानी स्वभाव है, वो रहेगा, वो कभी जाएगा नहीं। कुछ फील्ड ऐसे हैं जिसमें नेपोटिज्म ज्यादा है, कुछ फील्ड में कम है, और चूंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें हर कोई चाहता है कि बस मेरा बेटा स्टार बन जाए, तो वो फिर जिसका बेटा स्टार है वो तो जरूर चाहेगा, तो वो तो नेपोटिज्म होना ही होना है ना। तो ये रहेगा, लेकिन इन सब के बावजूद नए लोगों को काम मिला है, नए लोग आए हैं और नए लोगों से इंडस्ट्री चली है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि पिछले साल कुछ मैंने स्टडी की, 130 फिल्में करीब जो है हिंदी जो है प्रोमिनेंटली रिलीज हुई थिएटर में। 130 फिल्में पिछले साल 2019 में कुछ रिलीज हुई, उसमें से सिर्फ 30 फिल्में ऐसी थी जो स्टार्स की या स्टार्स द्वारा बनाई गई या स्टार्स के बच्चे या जो स्टार्स के
कुछ लोग जो उनके एक ग्रुप के लोग हैं, उन लोगों की थी 30 फिल्में। 100 फिल्में ऐसी थी जिसमें स्टार्स नहीं थे। तो अब आप रेशो देखिए कि 100 फिल्में ऐसी बन रही हैं और उसके सामने 30 फिल्में ऐसी हैं जो एक ग्रुप चला रहा। तो जो एक बार बार ये बात कही जा रही कि एक ग्रुप सब कुछ होल्ड कर रहा है, वो करेगा, लेकिन उसी को तोड़ना, और उसी को तोड़ने के लिए अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म आया, मेरे ख्याल से वो एक नया रास्ता, और हर बार निकला है, कोई ना कोई रास्ता निकला है हर बार, तो अभी भी निकलेगा। पहले टेलीविजन आया था तो सारा स्टार सिस्टम टूट गया था, फिर स्टार सारे टेलीविजन की तरफ भागने लगे। ये होता है, टेलीविजन ने नए स्टार क्रिएट किए थे। पूनम जी यहाँ अगर वापस आ चुकी है तो आई वुड लाइक टू हियर इट फ्रॉम हर, जो सवाल आप उनसे कर रहे थे। पूनम जी, मेरा सवाल था कि जैसे मान लीजिए कि पर्सन को ये लगने लगा कि मैं थोड़ा सा मेरे अंदर कुछ परेशानी हो रही है, या फैमिली को लगने लगा कि ये अलूफ रहने लगा या इसके अंदर चेंजेस आने लगे जी, तो क्या मतलब उसका इलाज होना चाहिए या उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए पहले? देखिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और जैसा मैंने कहा कि अगर माइल्ड केस है तो केवल काउंसलिंग से भी मदद मिल जाएगी, लेकिन अगर सिवियर, मॉडरेट टू सिवियर जा रहा है और अगर उसका डिप्रेशन उसके काम से, उसके रिलेशनशिप से इंटरफियर करने लगा है, जैसे काम में मन नहीं लगना, काम पे जाना बंद कर देते हैं कुछ लोग, या उनकी रिलेशनशिप्स पे असर आने लगता है, तो फिर इट इज बेटर टू गो फॉर मेडिकेशन, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी मेडिकेशंस, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स अवेलेबल हैं जिनसे कि डिप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है और उसको क्योर किया जा सकता है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर कोई मेडिकेशन पर भी है तो भी काउंसलिंग तो उसको चाहिए ही चाहिए, बिकॉज डिप्रेशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द प्रॉपर कोपिंग स्किल्स। देखिए मेडिसिन से आपने उसकी ब्रेन केमिस्ट्री को ठीक कर दिया, लेकिन जो उसकी शक्ति है परिस्थितियों से लड़ने की, जिसको हम कोपिंग स्किल्स कहते हैं, क्योंकि जैसा आप सभी हम बात कर रहे हैं कि मुश्किलें तो आएंगी ही आएंगी, लाइफ में चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे ही आएंगे, तो इंसान को अपने आप को सक्षम बनाना होगा टू डील विद दीज चैलेंजेस। वी कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द चैलेंजेस। तो वो चैलेंजेस से डील करने का तरीका, लाइफ स्किल्स को हम काउंसलिंग के जरिए ही सीख पाएंगे। तो इसमें दोनों चीजें साइड बाय साइड चले, दैट इज द आइडियल सिचुएशन। तो और इसमें एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी, जैसे हम फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो जैसा जाहिर है कि चैलेंजेस हर लाइफ में आती हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, लेकिन बस एक मुझको ये लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कि द स्टेक्स आर वेरी हाई, कि मतलब आप अगर सक्सेसफुल हो गए तो आप रातों रात करोड़ों, 100 करोड़ों से के मालिक हो गए, और फेल हो गए तो आप कहीं ना रहे। सो देयरफॉर एवरीबडी हु इज देयर, वहां पर जिसको हम कहते हैं कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, हर कोई आगे बढ़ने के लिए दूसरे को रौंद के आगे जाने को तैयार है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि साइकोलॉजिकली इट्स अ वेरी डिमांडिंग सिचुएशन। तो जो लोग इसमें सोच के आते हैं कि हमें ग्लैमर चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको ये भी सोचना चाहिए कि दे नीड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग in order to survive in this industry, precisely because it is such a difficult situation. कोई rules नहीं है यहाँ पर। I would say it is totally law of the jungle कि भाई जो strong बन गया, कैसे भी, चाहे पब्लिक के सपोर्ट से या अपने सपोर्ट से या फैमिली के सपोर्ट से, जो ऊपर पहुंच गया वो पहुंच गया, और जैसे आप ऊपर जाते हैं उसी तरह से आप नीचे भी आते हैं। तो जाहिर बात है ऊपर जाना तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन असली चैलेंज है जब हम नीचे आते हैं, then how do we deal with it? और हर हीरो को, वो कितना भी सक्सेसफुल है, एक समय उसको नीचे आना ही आना है। तो ये चीज जो इस इंडस्ट्री में एंटर करे जरूर करे, लेकिन वो ये सोच के जाए कि जब मुश्किल सिचुएशन आएगी तब भी उनको क्या अपना, then what are their options, how are they going to deal with that? They should be prepared. They should not enter it thinking कि बस हम सक्सेसफुल हो गए तो हम आजीवन सक्सेसफुल रहेंगे। The film industry history is full of heroes who have been at the top of the world at one time and then they have been forgotten by the public. So they have to be prepared when they come into this. This is part of एक जिसको हम कहते हैं occupational hazard है ये। तो इस चीज के लिए जब हम इसमें एंटर करें तो हम इस चीज के लिए प्रिपेयर्ड होके एंटर करें। एक सवाल आखिरी, मतलब मैं जानना अरविंद जी मैं एक सवाल मेरा पूनम जी से मैं करना चाहता हूँ। जी पूनम जी,
एक हमेशा से एक वो रहा है कि कुछ जैसे साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, है ना, ये लोगों को पता नहीं कि मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। दूसरी चीज ये हो जाती है कि वो जब भी हम बात करते हैं कि मुझे कंसल्ट करना है साइकाइट्रिस्ट को, तो लोग ये सोचते हैं कि ये पागल हो गया है क्या। मतलब एक अजीब सी बात ये बनी हुई है कि, और लोग इसी से डरते हैं कि अरे मैं नहीं दिखाऊंगा, क्या मैं पागल हूं क्या, जबकि उनकी प्रॉब्लम है, वो समझ नहीं रहे हैं कि ये एक कॉमन चीज है और मुझे जाके दिखाना चाहिए, कंसल्टेशन लेना चाहिए। इट विल हेल्प मी इफ आई गेट कंसल्टेशन और टेक मेडिकेशन ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड। तो ये एक टैबू जो बना हुआ है ना बड़ा अजीब सा सोसाइटी में, कि अरे वो हम हमेशा एक एग्जाम्पल देते थे कि आगरे का पागल खाना, मतलब वो पागल खाना एक ऐसा वर्ड बना दिया हमने कि जब भी कोई साइकाइट्रिस्ट की हमें हेल्प चाहिए तो हमने उसको एक टैबू सा बना दिया कि नहीं नहीं ये मतलब पागल हो गया है, ये हो गया, और हम उसको एक अजीब सी नजर से देखने लगते हैं। ये सोसाइटी को निकालना बहुत जरूरी है, और मे बी पीपल रिक्वायर मोर ऑफ कंसल्टेशन एंड मे बी टू एड्रेस दिस इशू सोशली वी शुड डिस्कस दिस। बिल्कुल आपने बहुत रेलेवेंट इशू रेज किया है। तो पहला जो आपका प्रश्न था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि बहुत कम लोगों को ये डिफरेंस की क्लैरिटी है। तो इसको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी। सबसे पहले साइकाइट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, मतलब पहले आप एमबीबीएस करेंगे, उसके बाद जैसे आप हार्ट डिजीज में स्पेशलाइज करते हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनते हैं या स्किन स्पेशलिस्ट बनते हैं, उस तरह से आप अगर मेंटल इलनेस में स्पेशलाइज करते हैं तो आप साइकाइट्रिस्ट कहलाते हैं। सो साइकाइट्री इज अ मेडिकल स्पेशलिटी, और ज्यादातर साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। दे कैन ट्रीट बाय काउंसलिंग ऑल्सो, बट हमारे कंट्री में साइकाइट्रिस्ट आर सो ओवरवर्क, क्योंकि इतने कम है, तो उनको टाइम नहीं है कि वो लंबे लंबे काउंसलिंग सेशंस अपने पेशेंट्स को दें। तो उनका प्राइमरी मोड ऑफ ट्रीटमेंट इज थ्रू मेडिकेशन। अब आई बात साइकोलॉजिस्ट कौन है। तो साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेन्ड इन, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो दे कम थ्रू, they do a graduation and a post graduation and MPhil and PhD in psychology as a discipline, और फिर उनको ट्रेनिंग मिलती है काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की। तो काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी आर स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स फॉर, जिसमें कि हम बातचीत के जरिए थ्रू कॉन्वर्सेशन हम, दैट्स अ मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे पब्लिक के माइंड में एक ये भी भ्रांति है कि काउंसलिंग तो सिर्फ बातचीत है तो कोई भी कर सकता है। हम बहुत से लोग सोचते हैं कि ओ आई एम अ वेरी गुड कॉन्वर्सेशनलिस्ट और आई हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, तो आई कैन बी अ काउंसलर, आई कैन बी अ कोच, आई कैन बिकम अ लाइफ कोच। तो ये भी एक गलत भ्रांति है, क्योंकि साइकोलॉजी में जो हम बातचीत करते हैं वो बहुत स्पेशलाइज्ड किस्म की होती है। कब क्या कहना है, क्या पूछना है, कैसे कहना है, और भी उसमें इट्स अ होल डिसिप्लिन। तो हम तो आई कैन बी अ वेरी गुड काउंसलर विदाउट ट्रेनिंग, दैट इज नॉट ट्रू। एंड बल्कि अगर अनट्रेन्ड इंसान काउंसलिंग करने चले तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दे मे डू मोर डैमेज। तो इसको हमें वी हैव टू रिस्पेक्ट इट एज अ डिसिप्लिन। जो आपने कहा स्टिग्मा वाली बात, दैट इज ऑल्सो वेरी रियल। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, जैसे आई हैव बीन इन द फील्ड फॉर अबाउट 30 years नाउ, एंड over the last 10 years there has been a major change in the attitude of people. More and more people are understanding that counseling and psychotherapy are required, और बहुत चेंज हुआ है, लोग अपने आप आगे आ रहे हैं। लेकिन हाँ, फिर भी अभी बहुत हद तक ये स्टिग्मा बाकी है, एंड दिस कैन ओनली गो थ्रू, जैसे हम आज जिन इस तरह के फोरम में हम बात करें, एक पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू हम ये भ्रांति यूज कर सकते हैं, जैसे दूर कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं कहूंगी कि फिल्म इंडस्ट्री ने एक बहुत अच्छा काम किया। एक मूवी आई थी तारे जमीन पर, तो वो बहुत पॉपुलर मूवी हुई, और उससे लोगों को बहुत कुछ, बच्चों की प्रॉब्लम जो हम डिसलेक्सिया जिसको कहते हैं, उसके बारे में कॉमनली लोगों को बहुत अच्छी जानकारी उस फिल्म के माध्यम से हो गई। तो इसी तरह की और भी कुछ फिल्म्स आई हैं, और इस तरह की जो अब जैसे जो लेटेस्ट घटना हुई है, इसके बाद there has been a debate on mental health and depression and so on. So I would say कि gradually the situation is changing, and आगे आने वाले समय में हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये भ्रांतियां दूर हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन साइकोलॉजिकल सर्विसेज का फायदा उठा सके।
धनंजय जी, एक सवाल अब जब आपसे आखिरी पूछता हूं, मैं पूछना चाह रहा था वो तो सुनील जी ने पूनम जी से डायरेक्टली पूछ ही लिया, तो अब आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में भी काउंसलर्स की जरूरत होनी चाहिए, मतलब वहां पर काउंसलर होना चाहिए ताकि आदमी डे टू डे लाइफ में जाके कम से कम अपने को एक बार चेकअप तो करा ले। आदमी जिम जाता है, आदमी सैलून जाता है, गर्म पानी से नहाता है, स्टीम से नहाता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है, लेकिन एक बार अपने दिमागी स्वास्थ्य को भी तो जरा एक बार चेकअप कराना चाहिए। तो आपकी क्या राय बन रही है इस पर? नहीं, हमारी राय क्या, यहाँ पे हैं लोग जाते हैं उनके पास, और अपनी अवसाद हो या मतलब उदासी हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, उसको इलाज कराते हैं लोग। ऐसा नहीं कि उससे वो जागरूक नहीं है, वो नहीं जानते हैं और उस हिस्से में नहीं जाते हैं, वो भी अपना ट्रीटमेंट कराते ही हैं सिनेमा के लोग, क्योंकि सिनेमा के लोग भी तो आपके समाज के लोग हैं। उनको भी, जैसा भी मैम ने बताया, पूनम जी ने, कि तारे जमीन पे जैसी फिल्म बनाई, तो सिनेमा में जो लोग काम कर रहे हैं वो भी सोसाइटी की प्रॉब्लम से अवेयर हैं, अपनी प्रॉब्लम से भी अवेयर है और सोसाइटी की प्रॉब्लम से अवेयर है, और उनकी अपनी जो निजी प्रॉब्लम है उसके भी निदान के लिए डॉक्टर्स के पास या किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाते ही हैं वो। तो इसलिए वो जरूरत है, क्या है, लोग जाते ही हैं, सब नॉर्मल है। अभी चूंकि एक इशू बन गया सुशांत सिंह का, अभी सामने आ गया, इसलिए लग रहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं इस तरह के लोग नहीं हैं, या फिल्म इंडस्ट्री में पता नहीं बहुत खतरनाक किस्म के लोग हैं। अभी जैसे हमारे एक मित्र ने जमा हबीब साहब ने लिखा है कि सिनेमा जो है बिजनेस है ना। जमा हबीब एक बड़े राइटर हैं टेलीविजन के, और निमकी मुखिया जैसे बड़ा हिट सीरियल अभी हाल में उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि सिनेमा बिजनेस है। बिल्कुल, सिनेमा जो है बिजनेस है, एंटरटेनमेंट वर्ल्ड है ये, और यहाँ लोग अपने पैसे लगाते हैं, और बड़ा पैसा लगता है, और पैसा निकलना भी चाहिए, पैसा निकालना चाहते हैं, इसलिए वो सेलेबल जो बिकने वाले अभिनेता है या जो बिकने वाले राइटर हैं उन पे दांव लगाते हैं। तो ये तो नहीं कर सकते कि मतलब ये सरकारी हिस्सा तो है नहीं कि सबका इसमें हिस्सा है, सबको आरक्षण के आधार पे यहाँ पे काम मिलना चाहिए, कि इनको भी एक फिल्म मिल जानी चाहिए। भाई बहुत दिन से संघर्ष कर रहे हैं, भाई जिसमें कैपेबिलिटी है, जिसमें कैपेसिटी है, उसको काम मिलेगा और वही आगे बढ़ेगा। तो नेपोटिज्म की बात हो, चाहे वो अवसाद में आने की बात हो, फ्रस्ट्रेशन की बात हो, वो आपकी व्यक्तिगत एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी योग्यता है, आप कितनी देर तक चल सकते हैं। आपकी बैटरी 2 घंटे चल सकती है या 2 दिन चल सकती है, उतना मोबाइल चलेगा आपका, ये आप पे डिपेंड करता है। मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि जैसे धनंजय जी ने जो बोला और जो सवाल था कि जरूरत है इंडस्ट्री में काउंसलिंग की, इसकी जरूरत है। नहीं, लेकिन आपने एक बात जो बढ़िया कही, जो धनंजय जी के बाद से थोड़ा सा मैं इस पे वो हूं कि जब आदमी की एक इमेज बन जाती है तो वो हिचकता तो होगा ही कि हम जाएं अपनी काउंसलिंग कराएं कि ना कराएं, इस पे तो वो हिचकता ही होगा, क्योंकि कई लोगों को पता चल गया कि भाई हमारा हीरो जो है वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमारी इमेज पे बहुत धक्का पड़ेगा ये, क्योंकि कई बार वो दे आर वेरी इमेज कॉन्शियस आल्सो ना। जी नहीं, दीपिका पादुकोण ने तो बिल्कुल पब्लिक फोरम में कहा है, अपने इंटरव्यूज में कहा है कि आई वाज गोइंग थ्रू डिप्रेशन एंड आई हैव कंसल्टेड एंड आई हैव डन दिस। तो ये इस तरह से जब बात करेंगे बड़े स्टार्स तो लोगों को लगेगा नहीं इट्स अ कॉमन थिंग। सी, मैं वही अभी पूनम जी से हम डिस्कस कर रहे थे कि ये एक कॉमन चीज है, और ये कोई मतलब ऐसी गंभीर समस्या नहीं कि उसको हम ये सोच लें कि मैं डॉक्टर के पास क्यों जाऊं या मैं क्यों हेल्प लूं। बिल्कुल लेना चाहिए, अपने दोस्तों से हेल्प लें, अपने परिवार से हेल्प लें, बात करें, और बात करने से ही सॉल्यूशन निकलते हैं, मुझे तो ये लगता है। सुशांत भी ले रहा था, सुशांत भी जो है वो अवसाद का इलाज करवा रहा था और लोगों को पता था। तो एक और अरविंद जी प्रॉब्लम क्या है कि सिनेमा को लेकर के लोगों के दिमाग में, जो सिनेमा के बाहर के लोग हैं, उनको लगता है कि सिनेमा के लोग कुछ अलग लोग हैं, कुछ विशेष लोग हैं, या कुछ किसी अलग किस्म के खोल में रहते हैं, है ना, ग्लैमर है इसलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी सामान्य लोग हैं, और यहाँ भी सामान्य कमियां या सामान्य विशेषताएं या सामान्य अवगुण या सामान्य गुण यहाँ भी है, यहाँ के लोगों में भी वही है। अब दूसरे फील्ड के लोग भी समझिए कि जो थिएटर के लोग हैं, जो जर्नलिज्म के लोग हैं, जो डायरेक्शन, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर से जो बड़े नामचीन हैं वो अपने समाज से कट जाते हैं, उनके सामने भी ये स्थितियां बनती है। सिनेमा में भी सेम स्थिति है, सिनेमा कोई अलग दुनिया नहीं है। ये बहुत अच्छी बात, काफी पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार।
धन्यवाद।